आप लोग जो है प्लीज पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोटेड डाउन कर सके। चलिए हम शुरू करते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनसे जुड़ी हुई सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ देखेंगे। एंड एक और चीज आप लोग को बता दिया जाए कि देखिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो प्लेलिस्ट में जो है सभी सेशन लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उन जितनी भी सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए सभी लेक्चर्स को जो है बहुत ही ध्यान से सुनिए। एंड बिकॉज सभी सेशंस जो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। शुरू करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन ब्रिटिश हैंड्स एंड वॉज कंडक्टेड इन अ मैनर सबसर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए हम ब्रिटिश रूल के समय की हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है उस समय जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, हम लोगों ने निजामत और दीवानी के बारे में पढ़ा था। निजामत में हम लोगों ने बच्चों देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को तो अपॉइंट किए हुए थे, बट इनडायरेक्टली होल सोल कंट्रोल वाज इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो देखिए जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन की हम बात कर रहे थे, जुडिशरी की बात कर रहे थे, वो सभी चीजें जो है निजामत के अंडर, निजामत में ही आ रही थी। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उस समय जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में था, और जो भी चीजें जो उस प्रशासन में, जो प्रशासनिक तौर पे जो भी चीजें वहां पे हो रही थी, सभी चीजें जो है ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में एंड इंग्लैंड के इंटरेस्ट में की जा रही थी। होम चार्जेस की हम बात कर रहे हैं। ये होम चार्जेस जो लिखा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए भी, एज वेल एज फॉर द मेंस एग्जाम। देखिए अभी सीधा पूछा हुआ है कि होम चार्जेस का मतलब क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने थे, तो ध्यान रखिएगा। होम चार्जेस का मतलब है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पैसा दिया जा रहा है, एक्सपेंडिचर जो उनके ऊपर जो खर्च किया जा रहा है इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। और देखिए वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है क्या कहा जा रहा है कि ये इंडिया की तरफ से जो ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसलिए जो है इनका जो भी खर्चा होगा वो जो है आप कह सकते हैं होम चार्जेस के रूप में इनको दिया जाएगा इंग्लैंड में। इट इंक्लूड्स डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देख सकते हैं आप इस होम चार्जेस में क्या क्या चीजें हैं, तो याद रखिएगा कि होम चार्जेस में क्या क्या चीजें हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेप्ट रेज्ड अब्रॉड एंड द सिविल एंड द मिलिट्री चार्जेस, स्टोर परचेज एक्सेट्रा इन इंग्लैंड। तो आप देख सकते हैं बेसिकली जो ये जो होम चार्जेस हैं, इसमें सभी जो खर्चे हो रहे हैं, सभी एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं इंग्लैंड के द्वारा ही किए जा रहे हैं या इंग्लैंड में ही हो रहे हैं। बट नाम क्या हो रहा है कि भारत के लिए हम ये सारे खर्चा कर रहे हैं। तो ये होम चार्जेस में क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा आप लोग। और उसके बाद इसमें कौन कौन से चार्जेस हैं, एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। शेयर होल्डर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है उनके डिविडेंड, एंड जो भी जो है लोन इन लोगों ने जो पब्लिक डेप्ट रेज किया है अब्रोड में, उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस की हम बात करें, स्टोर परचेजेस इन इंग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये सभी के सभी चार्जेस जो है होम चार्जेस में आते हैं, और ये सभी पैसे जो है इंडिया से जो है लिए जाते हैं। देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल व अनदर इंपॉर्टेंट लीकेज फ्रॉम द नेशनल इनकम सिस्टम। एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था ब्रिटिश रूल का भारत में, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है भारत को लूट रहे थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के बारे में दादा भाई नौरोजी जी ने बात किया था, उसके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। बिकॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी एंड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, इससे बहुत ज्यादा जो है बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज इन इंडिया हैड टू मेक ह्यूज पेमेंट। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है बहुत सारा खर्चा जो है भारत के ऊपर जो एक्चुअली बर्डन एक तरीके से था, जो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के नाम पे जो है खर्चे कर रहे थे। द फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज इंडिया हैड टू मेक ह्यूज पेमेंट्स। अब देखिए बैंकिंग जो फैसिलिटीज थी क्या इंडियंस को प्रोवाइड की जा रही थी, क्या जो शिपिंग सर्विसेज था वो इंडियंस के लिए था, ये जो इंश्योरेंस हो रहा था वो इंडियंस के लिए था, नहीं, वो सब ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए कर रहे थे, बट ये पैसा जो है भारत से लिया जा रहा था। इन ब्रिटिश इंडिया अ टर्म इंपेरियल प्रेफरेंस वॉज ऑफ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश इंपोर्ट हो रहा था भारत में, उस पे जो है उसको जो है वो उस इंपोर्ट पे टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं, आप कह सकते हैं नाम मात्र का टैक्स लग रहा था, या फिर जो है जीरो टैक्स लिया जा रहा था।
और वहीं जब हमारे इंडियन इंडियन गुड्स जो थे वो जब एक्सपोर्ट होकर के ब्रिटेन पे जा रहे थे, ब्रिटेन में जा रहे थे, उनसे जो है बहुत ही ज्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा था। तो आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द हाई टैक्स ऑन द इंडियन गुड्स की जो डिमांड थी ब्रिटेन में या फिर आप कह सकते हैं फॉरेन में, वो जो है घटती जा रही थी। एक्सपोर्ट टैक्स, इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा था कि रेट जो है वहां की, आप कह सकते हैं अगर ब्रिटेन में ये सामान जा रहा तो ब्रिटेन के गुड्स से जो है हमारे इंडियन गुड्स का जो है रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। इसलिए हमारी गुड्स की डिमांड जो है कम हो जा रही थी। तो वही लिखा हुआ इन ब्रिटिश इंडिया अ टर्म प्रिफरेंशियल इंपेरियल प्रेफरेंस वाज ऑफन यूज फॉर द कंसेशंस ग्रांटेड टू द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। आप देखिए इंपेरियल प्रेफरेंस ये जो है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन की जो गुड्स हैं, जो ब्रिटेन से जो इंपोर्ट होकर के आ रही हैं चीजें, उनको जो है स्पेशल ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा, कंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और इस इंपेरियल प्रेफरेंस के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इस इंपेरियल प्रेफरेंस में ये चीज था कि ऑलमोस्ट नील चार्ज वाज लिवाइड ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट। तो आप कह सकते हैं या फिर जो है बहुत ही कम नील आप टैक्स इस पे लेवाई कर किया जा रहा था, और यू कैन से कि जीरो भी आप कह सकते हैं कि इन पे जो है टैक्स लगाए नहीं जा रहा था। According to this, almost nil charge was levied on the British imports, but Indian exports were charged heavily in Britain. तो ये चीजें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है कि ये असल में ये पॉइंट यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ कि इसी वजह से जो इंडियन गुड्स थी फॉरेन में, उनकी जो है डिमांड जो है कम थी। Then strong preference to invest in the land property by rich class on India during British rule proved detrimental फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एज दे वर लो ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आप देख सकते हैं कि जो रिच क्लास था, ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, पहले फिर से एक बार आप लोग को बता दिया जाए बच्चों की, घटना चक्र से ही हम इन पॉइंट्स को ले रहे हैं। तो सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आप लोगों ने अभी केवल जस्ट ही सुना और आप लोग को कुछ बच्चों का जो है PYQ जो हम यहाँ कराएंगे वो अगर स्किप भी हो जाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज हम जितनी भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी पॉइंट्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स ही हैं, जिसको जस्ट फॉर्म में इनिशियली हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि PYQs भी बहुत ध्यान से सुनने बिकॉज इस स्टार्टिंग के पॉइंट्स को सुनने के बाद आप लोग जो है जब जैसे PYQs हम करना शुरू करेंगे आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टू इन्वेस्ट इन लैंड प्रॉपर्टी। क्यों जो है लैंड प्रॉपर्टी में जो है रिच का जो अमीर वर्ग था उस समय, वो जो है क्यों वो जो है एक्चुअली आप कह सकते हैं लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के समय में, और इस वजह से आपको देखने को मिल रहा था जो इंडस्ट्रीज का प्रोग्रेस जो है कम हो रहा था। क्यों एज दे वर लो ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इन 1793। अब देखिए हम यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट की बात करेंगे एंड देखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट को जो है इस्तेमारी सेटलमेंट कहा जाता है या फिर जागीरदारी कहा जाता है, फिर मालगुजारी सेटलमेंट या फिर जो है बिस्वेदारी सेटलमेंट भी कहा जाता है। ये जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा बच्चों, इस्तेमारी, जागीरदारी, देन मालगुजारी, देन बिस्वेदारी, ये सभी सेटलमेंट से एक्चुअली नाम पूछा हुआ। अगर आप लोग के सामने सपोज करिए परमानेंट सेटलमेंट नाम नहीं देता है और आपसे कह देता कि बिस्वेदारी पर सेटलमेंट जो है किसके द्वारा लेकर के आया गया था या फिर बिस्वेदारी सेटलमेंट जो है बच्चों किस ईयर में आया था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बिस्वेदारी सेटलमेंट और मालगुजारी सेटलमेंट और जागीरदारी और इस्तेमारी सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट, जिसके परमानेंट सेटलमेंट के नाम से ही आप सभी लोग जानते हैं बेसिकली कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लेकर के आया गया था। चलिए हम देख लेते हैं आखिर घटना चक्र में कौन कौन सी बातें मेंशन की गई हैं एंड ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स जो हैं एनसीईआरटी से कवर किए गए हैं। थोड़ा सा और बात बता दिया जाए आप लोगों को कि इस सेटलमेंट के माध्यम से जो है 10 बट जो जमींदार जो है लैंड ओनर जो जमींदार थे वो 10/11 हिस्सा जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे वो 10/11 पार्ट जो है वो कंपनी को दिया जा रहा था और 1/11 पार्ट जो है ये अपने पास रख रहे थे कि जो उन्होंने ड्यूटी प्रोवाइड की है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसके बदले में 1/11 हिस्सा ये जमींदार अपने पास रख रहे थे। चलिए हम देख लेते हैं आखिर ये परमानेंट सेटलमेंट था क्या, कब शुरू हुआ था, किन किन भारत के किस किस हिस्से में था और क्या क्या बातें यहाँ पे मेंशन की गई थी, बिकॉज ये जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। इन 1793 कॉर्नवालिस पर स्टार्टेड परमानेंट सेटलमेंट, जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ऑफ द लैंड रेवेन्यू। परमानेंट सेटलमेंट को जो है हम और अलग नाम से जानते और भी नामों से जानते जैसे कि इस्तेमारी
देन जागीरदारी, देन मालगुजारी, देन बिस्वेदारी। और जो सेटलमेंट है, जिस परमानेंट सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, फिर मालगुजारी सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये बंगाल में लॉन्च हुआ था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, वाराणसी में ऑफ द उत्तर प्रदेश, नॉर्थ कर्नाटका। तो हम देख सकते हैं दिस परमानेंट सेटलमेंट वाज लॉन्च्ड इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, वाराणसी, देन नॉर्थ कर्नाटका की हम बात कर रहे हैं। ये लोकेशन याद रखिएगा, बिकॉज इस लोकेशन से सीधे पूछ लेता है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ था। सपोज कीजिए आपके सामने रख देता है बंगाल बिहार दे देता है, उड़ीसा दे देता है, चौथा दे देता है असम। तो क्या आपसे पूछ लेगा कि इनमें से इन चारों में से जो है किस जगह परमानेंट सेटलमेंट को नहीं लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा बच्चों, असम में नहीं लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न कर्नाटका, इस जगह पे जो है परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, 19% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज अंडर परमानेंट सेटलमेंट। अब आप देख सकते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, नॉर्थ कर्नाटका, ये सभी पार्ट्स थी जहां पे परमानेंट सेटलमेंट को लॉन्च किया गया था। अब ये जो 19% लिखा हुआ है, एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट के फॉर्म में था कि इसमें से जो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के 19% पार्ट पे जो है परमानेंट सेटलमेंट को लागू कर दिया गया था। न्यू सेक्शन ऑफ जमींदार्स वाज अनाउंस्ड एज लैंड ओनर्स। अब देख सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक नया सेक्शन जो है उभर के सामने आता है जमींदार का, जिनको लैंड ओनर के रूप में जो है अनाउंस कर दिया जाता है कि ये जमींदार जो हैं जमीन के मालिक लैंड ओनर्स होंगे। और इनको क्या करना था, जो भी रेवेन्यू ये कलेक्ट करेंगे उसको जो है 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था, मीन्स कंपनी को देना था, एंड 1/11 पार्ट जो है इनको अपने पास रखना था। और टोटल रेवेन्यू फॉर द ड्यूटीज इन द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार वो तो स्मॉल कैपिटलिस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जमींदार एक स्मॉल कैपिटलिस्ट के रूप में फॉर्म उभर के सामने आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, 19% जो ब्रिटिश इंडिया है वहां पे जो है आपको देखने को मिल रहा था कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया है। देन वी हैव कवर्ड अबाउट द की एक नया सेक्शन जमींदार का उभर के सामने आता है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा लैंड ओनर कहा जाता है। और उनको क्या करना था, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था, जो टोटल रेवेन्यू था उसका 10/11 हिस्सा कंपनी को देना था और 1/11 हिस्सा उन्हें एज अपने पास रखना था। जो भी उन्होंने ड्यूटी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी है, अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। इस परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार जो एक स्मॉल कैपिटलिस्ट के रूप में सामने आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो परमानेंट सेटलमेंट से 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, 1793 में शुरू हुआ था और कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और इसे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है। स्मरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी, ये नाम याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद कहाँ लॉन्च किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न कर्नाटका। 19% जो है ब्रिटिश इंडिया का जो है ब्रिटिश इंडिया के 19% पार्ट पे इस परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था इन 1793 बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चीजों को जो है ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, रैयतवारी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। रैयतवारी सिस्टम से सीधा याद रखिएगा थॉमस मुनरो का नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अलेक्जेंडर रीड ठीक है, बट सबसे पहला नाम पूछा जाता है थॉमस मुनरो का। तो रैयतवारी सिस्टम शुरू किया गया था थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इन 12 महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु वॉज। ये देखिए अब फाइन, यहाँ पे थॉमस मुनरो लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर रीड भी लिखा हुआ है। अगर अलेक्जेंडर रीड नहीं रहेगा ऑप्शन में, सिर्फ थॉमस मुनरो रहेगा, तो सीधा जो आप थॉमस मुनरो पे ही टिक करेंगे कि रैयतवारी सिस्टम जो है थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। एंड अगर उसके साथ जो है थॉमस मुनरो के साथ अलेक्जेंडर रीड दिया हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड, आप दोनों को जो है एक साथ टिक करेंगे। कहाँ से शुरू किया गया था, 12 महल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये जो है जिस प्रकार से हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट देखा, उसी प्रकार से एक और लैंड सेटलमेंट था जिसे हम रैयतवारी सिस्टम कह रहे थे, जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बच्चों, इस परमानेंट सेटलमेंट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न कर्नाटका में जो है परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। उसी प्रकार से जब हम रैयतवारी सिस्टम की बात करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट
में हम लोगों ने देखा था 19% पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पे परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। व्हेन वी टॉक अबाउट द रैयतवाड़ी सिस्टम, 51% पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पे इस रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया गया था। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये जो लैंड सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी लैंड सेटलमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय द थॉमस मुनरो, वो कहाँ कहाँ जो है लागू किया गया था। लेटर ऑन दिस सिस्टम स्प्रेड टू मद्रास, some parts of the Bombay, ईस्टर्न बंगाल, असम, कुर्ग एंड पार्ट ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका। तो आप देख सकते हैं जब हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं तो नदर्न पार्ट ऑफ द कर्नाटका इट वॉज इंक्लूडेड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, एंड कुछ पार्ट जो कुर्ग की हम बात कर रहे हैं विच इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका, ये कुर्ग जो है बच्चों रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर आता है। चलिए हम देखते हैं और कौन कौन, ये नाम जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, किन किन पार्ट्स में लागू किया गया था, या फिर अगर इन्हें किसी और नाम से जाना जाता है तो वो नाम भी आप याद रखेंगे। कि जैसे कि हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट में देखा था इस्तिमरारी मालगुजारी सेटलमेंट, तो अलग अगर किसी कोई और भी नाम अगर मेंशन किया गया है तो उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। रैयतवाड़ी सेटलमेंट स्प्रेड टू मद्रास, सम पार्ट ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम and Kurg, which is a part of the modern Karnataka. According to the system, the Rayats were given the ownership and rights to occupy the land and they were required to pay the revenue directly to the government. अब आप देख सकते हैं कि इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हो रहा है कि इसमें रैयत को क्या किया जा रहा है, इनको ओनरशिप दे दिया जा रहा है एंड राइट टू ऑक्यूपाई द लैंड्स, और इनसे कहा जा रहा है कि आप डायरेक्टली जो है रेवेन्यू सरकार को देंगे। बाय दिस सिस्टम फार्मर वाज द ओनर ऑफ दिस लैंड। ध्यान रखिएगा रैयत का मतलब क्या, ये जो फार्मर्स हैं उन्हीं को ओनरशिप दे दिया गया है। दिस रैयत मीन्स फार्मर्स। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया गया है। अब देखिए इस सिस्टम के अंडर में क्या किया गया है कि जो रैयत हैं मीन्स जो फार्मर्स हैं उन्हें जो है ओनर बना दिया गया जमीन का, एंड 51 जहां परमानेंट सेटलमेंट में हम लोगों ने 19% की बात की थी, वहीं रैयतवाड़ी या फिर रैयतवाड़ी सिस्टम की हम बात करेंगे जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, वहां पे जो है 51% और ब्रिटिश इंडिया पे जो है इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया गया था। कौन कौन से पार्ट्स थे अभी हम लोगों ने देखे, मद्रास में, सम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, देन असम, देन कुर्ग विच इज अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न कर्नाटका। ये जो अप्रोक्सीमेट 51% पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे कवर किया हुआ था। Just wait, please give me a few seconds. The rate of the land taxes in this system was very high and the recovery of the agriculture rent was handled very strict। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेट ऑफ द लैंड टैक्सेस जो है बहुत ही ज्यादा हाई था यहाँ पे, एंड द रिकवरी ऑफ द एग्रीकल्चर रेंट वाज हैंडल्ड वेरी स्ट्रिक्टली। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वेरियस लैंड सेटलमेंट्स ला करके ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप कह सकते हैं हमारे पीजेंट्स का जो एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश कर रही थी। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, महलवारी सिस्टम की हम बात करते हैं कि 3 सेटलमेंट्स परमानेंट सेटलमेंट हम लोगों ने देख लिया, देन हम लोगों ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट देख लिया, देन अब हम देखेंगे महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट के बारे में देखेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो है विलेजेस को जो है एक विलेज को जो है महल के रूप में महल कहा गया है। द यूनिट फॉर रेवेन्यू सेटलमेंट इज द विलेज और द महल। तो आप देख सकते हैं महलवारी सिस्टम में जो है महल का मतलब है विलेज, तो यहाँ पे जो है विलेज से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। द विलेज लैंड बिलोंग टू द विलेज कम्युनिटी, द कम्युनिटी वाज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो आप देख सकते हैं कि जो गांव में जो जमीन है वो जो जमीन है कहीं ना कहीं जो विलेज कम्युनिटी को ही बिलोंग करती है, तो अब उस विलेज कम्युनिटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, जितने भी लोग हैं उन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आपको जो है लैंड रेवेन्यू पे करना है। दिस सिस्टम प्रिवेल 30% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कवरिंग यूपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब। जहां परमानेंट सेटलमेंट था 19%, महलवारी सेटलमेंट अप्रोक्सीमेट 51% था। फाइन, महलवारी सेटलमेंट 51%। वहीं जब हम बात कर रहे हैं बच्चों एक्सट्रीमली सॉरी, ये रैयतवाड़ी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। रैयत देखिए ये परमानेंट सेटलमेंट 19%, रैयतवाड़ी सेटलमेंट 51% एंड महलवारी सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं 30%। बच्चों आप देख सकते हैं 30% जो है ब्रिटिश इंडिया का जो है इस महलवारी सेटलमेंट में आ रहा था। तो देख सकते हैं आप पूरा जो 100% कवर हो जितना ब्रिटिश इंडिया था परमानेंट सेटलमेंट में 19%, 51% बच्चों आ रहा है रैयतवाड़ी सेटलमेंट में, और 30% जो है महलवारी सेटलमेंट जो है ये जो है इसके अंडर में आ रहा है। तो चीजें उम्मीद करती हूँ आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया।
ये चीज तो आपको दिख ही रहा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से जो है लगातार हमारा जो है धन निकल करके ब्रिटेन में जा रहा था, और फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एडिक्वेट इकोनॉमिक, कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट एज अ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो देख सकते हैं आपकी लगातार जब हम लोग एक्चुअली जब से ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं फॉर यूरोपियन पावर्स का जब से ही अराइवल हुआ है भारत में, लगातार जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ आपको देखने को मिल रहा है। एंड जैसे जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है जब से ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी जो है इंडिया में स्थापित हो जाती है, तब से आपको देखने को मिल रहा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, कॉन्स्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से, और इसके बदले में इंग्लैंड की तरफ से इंडिया को जो है किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक या कॉमर्शियल रिटर्न नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और इसी चीज को नेशनल लीडर्स के द्वारा जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी उन्होंने दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। तो देखिए यही सब चीजों को जो है हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा फ्रॉम इंडिया। बिफोर 1813 company had recurring surplus which accrued from profits from the oppressive land revenue policy, profit from its trade resulting and monopolistic control over Indian markets। अब देखिए ये 4 पॉइंट आप लिख ABC करके फॉर्म में लिखा हुआ है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड पॉइंट्स स्टेटमेंट फॉर्म में एक्चुअली वहां पे चीजें मेंशन की गई हैं। Then extraction made by the company's official, the surplus was used by the company as an investment, that is for making a purchase of exportable items in India and elsewhere। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बातें मेंशन की गई हैं जो ABC कर के फॉर्म में देखा। प्रॉफिट्स फ्रॉम द ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था उससे जो है ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटेन है उसको फायदा बहुत ज्यादा हो रहा था। देन प्रॉफिट्स फ्रॉम इस ट्रेड रिजल्टिंग फ्रॉम द मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर द इंडियन मार्केट। तो देखिए इंडियन मार्केट पे जो है ब्रिटेन का यानी कि ब्रिटिशर्स का ही जो है मोनोपोली थी। तो आपको देखने को मिलेगा इससे बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट इनको जो है गेन हो रहा था ब्रिटेन को या फिर ब्रिटिशर्स को। देन एक्सैक्शंस मेड बाय द company's official means surplus was used by the company as an investment for making a purchase of exportable items in India and elsewhere। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था इंडिया से लगातार। आप कह सकते हैं इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था इनडायरेक्टली। Against the export of goods made out of this investment, India did not receive anything in return। अब देखिए जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा, ये जो इन्वेस्टमेंट हमारा ही धन लेकर के हमारा ही धन लेकर के ये इन्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, बट इसके बदले में इंडियंस को जो है इंडिया को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था रिटर्न में, चाहे वो कॉमर्शियल प्रॉफिट हो बच्चों, चाहे इकोनॉमिक प्रॉफिट हो। दिस सिस्टम वॉज ब्रॉट टू एन एंड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो सिस्टम चल रहा था चार्टर एक्ट 1813 से जो है इस चीज को खत्म कर दिया गया। जब हम 1813 की बात करते हैं, फ्रॉम 1813 onwards economic trend took the form of unrequited exports bearing a few exceptional years। A favorable balance of trade had been normal feature of our foreign trade till the outbreak of the World War II। दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करेंगे तो ये जो पूरा आपको जो ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें जो है एक्चुअली दादा भाई नौरोजी जी ने डिस्क्राइब की द ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द एविल ऑफ ऑल एविल्स। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं दादा, अब ये क्वेश्चन पूछा है कि किसके द्वारा कहा गया है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एज द एविल ऑफ ऑल एविल्स एंड द मेन कॉज ऑफ द इंडियन पॉवर्टी। तो बच्चों ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। जब से हमने ये सेशन शुरू किया है आज का इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेन रूल, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो लगातार हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, देन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दादा भाई नौरोजी जी ने क्या कहा था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है ये सभी बुराइयों का बुराई है, आप कह सकते हैं एविल ऑफ ऑल एविल्स है, एंड इट इज द वन और इट इज द मेजर कॉज ऑफ द इंडियन पॉवर्टी। जो इंडिया में गरीबी देखने को मिल रही है, यही जो है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिए थोड़ा सा और समय लगेगा, उसके बाद जो है बच्चों हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस पे अपने आएंगे। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। ही विद हिज आर्टिकल्स एंड बुक्स इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। अब देखिए
कुछ आर्टिकल्स जो है दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखे गए हैं, कुछ कह सकते हैं आपकी बुक्स पब्लिश किए गए हैं। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स और बुक्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये सीधे पूछता है कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो बच्चों ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया। देन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, देन ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आर्टिकल्स एंड बुक्स दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पब्लिश की गई हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, देन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसके बाद द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया प्रोपाउंडेड हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। देन आरसी दत्त की हम बात कर रहे हैं, रमेश चंद्र दत्त ऑल्सो इम्फेसाइज द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। देख सकते हैं आप, जहां दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में बात किया था, वहीं आरसी दत्त, देखिए जो रमेश चंद्र दत्त लिखा हुआ है, बेसिकली जो आरसी दत्त करके लिख देते हैं नाम, तो कंफ्यूज मत होइएगा, पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। रमेश चंद्र दत्त और आरसी दत्त, इन्होंने भी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में जो है इन्होंने भी फोकस किया था। बाहर हमारे बहुत सारे लीडर्स ने एक्चुअली इस चीज पे फोकस किया था। देन ही इन हिज आर्टिकल इकोनॉमिक, अब ये जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, तो रमेश चंद्र दत्त जी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इम्फेसाइज किया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, बी रहेगा बोथ, सॉरी सी रहेगा बोथ, डी रहेगा नन। तो ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी, जिसमें दादा भाई नौरोजी जी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के बारे में बताया है। चलिए हम देखते हैं आखिर इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है रमेश चंद्र दत्त यानी कि आरसी दत्त जी ने क्या बताया है। propose that the half of the annual GDP of India is being outflowed every year। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है आरसी दत्त जी ने क्या कहा है कि जो इंडिया की एनुअल जीडीपी है, उसका हाफ अमाउंट तो उस एनुअल जीडीपी का हाफ जो है कहाँ चला जा रहा है, ब्रिटेन चला जा रहा है। हर साल जो है यहाँ से ब्रिटेन चला जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1896, एक आईएनसी के बारे में आप लोगों को पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। Indian National Congress in 1896 accepted the drain theory in Calcutta session and announced that the real cause for the frequent famines and the poverty of the Indian national is the ongoing drain of wealth for the previous 100 years। So आप देख सकते हैं कि जहां दादा भाई नौरोजी जी ने भी कहा था कि इंडिया में जो असल में जो पावर्टी है, एविल ऑफ एविल है, वो क्या है, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो हो रहा है इंडिया से, वही कारण है। और जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में इस चीज को एक्सेप्ट किया था, ड्रेन थियरी को, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को। और इन्होंने भी कहा था कि हाँ, भारत में जो लगातार फैमिन, अकाल पड़ रहा, जो गरीबी है भारत में, वो उन सभी का एक ही कारण है, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। पिछले जो 100 सालों की जब हम बात करेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि जो लगातार 100 सालों से ब्रिटिशर्स के द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जा रहा है, ब्रिटेन जो है यहाँ से जो है पैसा लेकर के यहाँ का जो धन ब्रिटेन में भेजा जा रहा, लंदन में भेजा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं। सर सैयद अहमद खान वाज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल। अब देखिए 4 नाम दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन में, और वहां से पूछा गया कि हु वाज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल, और किसको जो है भरोसा था कि ब्रिटिशर्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट करेंगे। तो देखिए ये सर सैयद अहमद खान के लिए कहा गया है, सर सैयद अहमद खान वाज लॉयल टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल and he believed that the development of the Muslim community could take place with the British government only। तो आप देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान हु वाज इंडियन, जिनको भरोसा था कि ब्रिटिशर्स ही जो है मुस्लिमों का विकास कर सकते हैं। देन दादा भाई नौरोजी along with W.C. Banerjee established London India Society in 1865। अब देखिए ये जो लंदन इंडिया सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लंदन इंडिया सोसाइटी जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी जी एंड W.C. बैनर्जी जी के द्वारा बच्चों लंदन इंडिया सोसाइटी स्थापित किया गया था 1865 में, विच पॉपुलराइज द सीवियर exploitation and the
पेन ऑफ द इंडियन नेशनल्स। तो आप देख सकते हैं कि लंदन इंडिया सोसाइटी को 1865 में दादा भाई नौरोजी जी ने एंड डब्ल्यू सी बैनर्जी जी ने जो है स्थापित किया था, जहां पे जो है किस बताया गया था कि किस प्रकार से इंडियंस का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। दादा भाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है इलेक्ट हुआ था, पहला भारतीय कौन था जिसको ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट किया गया था, टिकट ऑफ द लिबरल पार्टी इन इंडिया। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये दादा भाई नौरोजी थे। एक बार ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी जी जो है किस पार्टी से जो है पहली बार जो किस पार्टी से जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में ये इलेक्ट हुए थे, तो लिबरल पार्टी से इलेक्ट हुए थे 1892 में। ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए जो जिस था हमारा वो यहाँ पे कवर हो चुका है। अब आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हाँ देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सभी पॉइंट्स जो है जो जिस्ट हम लोगों ने कवर किया है वहीं से जो है एक्चुअली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से सभी पॉइंट्स को सुना होगा। अब जो क्वेश्चंस हम करेंगे, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में उसका रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। The staple commodities of export by the English East India Company from Bengal to the middle of the 18th century were। अब देखिए क्या पूछ रहा है यूपीएससी 2018 का ये क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी स्टेपल कमोडिटीज थी जिसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लिश के द्वारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ द 18th century। ए दिया हुआ raw cotton, oil seeds and opium। B दिया हुआ sugar, salt, zinc and lead। C दिया हुआ copper, silver, gold, spices and tea। and D दिया हुआ बच्चों cotton, silk, salt, bitter and opium। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग जो इसका सही जवाब देने की, बिकॉज सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने इनिशियली ही डिस्कस किया हुआ है। रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ओपियम। बी दिया हुआ शुगर दिया हुआ, सॉल्ट दिया हुआ, जिंक एंड लेड। सी दिया हुआ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी। एंड डी दिया हुआ बच्चों कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पीटर एंड ओपियम। चलिए आप लोगों का 10 सेकंड का टाइम ओवर होता है, बता देती हूँ मैं इसका सही आंसर क्या। डी बच्चों, ये जो वो स्टेपल कमोडिटीज थी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पीटर एंड ओपियम, जिसको जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन द मिडल ऑफ द 18th century एक्सपोर्ट किया जा रहा था। चलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। D1 is the correct answer. By the late 17th century and the early 18th century, Bengal had begun to emerge as an essential source of supply। अब देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी could purchase for sale in Europe। कौन कौन सी आप कह सकते हैं गुड्स थी, स्टेपल कमोडिटीज थी जिनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा परचेज किया जा रहा था बंगाल से। कॉटन, क्लोथ, ओपियम, सॉल्ट पीटर, शुगर, सिल्क। तो आप देख सकते हैं ये चीजें भी आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, बिकॉज यूपीएससी में जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। द टर्म इंपेरियल प्रेफरेंस, देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट द इंपेरियल प्रेफरेंस। द टर्म इंपेरियल प्रेफरेंस वाज अप्लाइड टू द ए स्पेशल प्रिविलेज ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। जो ब्रिटिश गुड्स का इंपोर्ट हो रहा भारत में उसको स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड किया जा रहा था। बी दिया हुआ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द ब्रिटिशर्स, क्या ब्रिटिशर्स के द्वारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। सी दिया हुआ है सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडियन इंटरेस्ट टू दैट ऑफ द ब्रिटिश। एंड डी दिया हुआ प्रेफरेंस was given to British political agents over the Indian princes। यूपीएससी प्री 1999 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। इंपेरियल
प्रेफरेंस का मतलब क्या था ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस वाज गिवन टू ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट्स ओवर द इंडियन प्रिंसेस। अगेन आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है ए, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन एक बार हम देख लेते हैं। द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, वाज अप्लाइड फॉर द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। बेस्ड ऑन ऑफ दिस प्रिविलेज नॉमिनल ड्यूटी वाज पेड। देखिए हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं, इंडिया में आ रही थी, उन पे जो नॉमिनल ड्यूटी और आप कह सकते हैं निल ड्यूटी जो है इन पे इम्पोज की जा रही थी, और जो इंडियन गुड्स थे जो एक्सपोर्ट किए जा रहे थे ब्रिटेन में, उस पे जो है हाई टैक्सेस जो है चार्ज किए जा रहे थे, हाई ड्यूटी उस पे इम्पोज की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। Because absence of the heavy industries, B, scarcity of the foreign capital, C, दिया हुआ scarcity of natural resources, D, the preference of the rich to invest in land। एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने शायद कि लगातार ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इससे जो है इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सो आप लोग तैयार रहिए, आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फॉर द यूपीएससी एंड द यूपीपीसीएस 2024 एग्जाम्स। चलिए आप लोग इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। इसके भी बारे में एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि क्यों जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री नहीं होता है ब्रिटिश रूल के समय में भारत में। तो बच्चों इसका सही जवाब है डी, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन द लैंड। हम लोगों ने देखा था कि जो रिच क्लास है, जो अमीर वर्ग है, वो जो है लैंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। Explanation देखिए, during the British rule preference was given to invest in land by the wealthy class in the reason for no इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एक्चुअली यही वजह थी कि जो रिच क्लास थी वो जो है लैंड में इन्वेस्ट कर रही थी, इसी वजह से जो है किसी भी प्रकार का जो है विकास जो है इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स। क्या जो हमारे इंडियन गुड्स थे, हमारे इंडियन क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट्स थे, उसका एक्सपोर्ट हो रहा था, या ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, और रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो कौन सी वजह थी। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was increase in the export of Indian handicrafts, B, growth of number of Indian owned factories, C, the commercialization of Indian agriculture, and D, the rapid increase in the urban population। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है सी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। यही जो है आप कह सकते हैं यही रिजल्ट था, वन ऑफ द रिजल्ट था ब्रिटिश रूल का भारत में 19वीं शताब्दी में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सी, द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th century। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का जो है, जो आप कह सकते एग्रीकल्चर की जो है, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया था। ये जो है एक प्रकार का आपको जो ब्रिटिश रूल भारत में था 19वीं शताब्दी की हम बात करें, उसी का जो आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा था, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स वर फोकस टू ग्रो कैश क्रॉप्स विच वर इम्पोर्टेड टू द ग्रेट ब्रिटेन। तो अब देखिए फार्मर्स को क्या कहा जाता है कि आप जो है कैश क्रॉप्स को ग्रो कीजिए। जैसे हम लोगों ने इंडिगो के बारे में पढ़ा था, इंडिगो कल्टीवेट करने की बात की जा रही थी, ब्रिटिशर्स की तरफ फोर्स किया था फार्मर्स को कि आप इंडिगो कल्टीवेट कीजिए। Cash crops which were imported to Great Britain as the raw materials of the English factories. The period also saw a decline in the urban population and destroyed domestic factories। तो आप देख सकते हैं कि ये जो समय था 19th century की हम बात कर रहे हैं, इस समय जो है आपको क्या देखने को मिला कि फार्मर्स को जो है फोर्स किया जा रहा था कि कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। देन इसी समय में जो अर्बन पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। देन डोमेस्टिक फैक्ट्रीज जो है खत्म होने की कगार पे आ गई थी। इंडियंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर कमर्शियल यूज on a large scale। 19th century agriculture became commercial due to the use of modern agricultural equipment। ब्रिटिशर्स देखिए इंडिगो की जो हम लोगों ने बात की थी, ब्रिटिश रूलर्स फोर्स फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एंड अदर कैश क्रॉप्स विच कुड बी। अब देखिए क्यों जो है कैश क्रॉप्स को जो है ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को, ताकि जो है ये जो है एक्चुअली रॉ मटेरियल के फॉर्म में ब्रिटेन में भेजा जाए।
raw material for the British manufacturers. As a result, urban population reduced and the domestic industries were destroyed. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। देखिए सभी क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी में आए हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन जो है आपको यूपीपीसीएस में देखने को यहाँ मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो देखिए क्या कह रहा है कि आखिर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में होता है उसका इम्पैक्ट जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में क्या पड़ता है। ए, Indian handicrafts were ruined. Then B, the machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. C, the बच्चों railway lines were laid in many part of the country. And D, the heavy duties were imposed on the imports of the British manufacturers. यूपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार फिर हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ruined, then machines were introduced in the Indian textile industry in large numbers. C, the railway lines were laid in many part of the country. And D, the heavy duties were imposed on the import of British manufacturers. अब चलिए बच्चों, आप लोगों को मे भी जो है बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर ना पता हो, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है बच्चों ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ruined। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो जो है खत्म होने के कगार पे आ जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। During the first half of 19th century, British policies have turned India as exporter of the raw material. हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने जो है ब्रिटिश के द्वारा जो है इंडियन फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कैश क्रॉप को ग्रो करने के, और ये कैश क्रॉप जो है क्यों ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को, सो दैट यही जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो है ब्रिटेन में भेजा जा सके फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। The British policies have turned India as an exporter of the raw material and consumer of the finished product. Also, because of industrial revolution in Britain, new machines were invented which were used to make handicraft products, which were not just cheap but also the good quality. अब देख सकते हैं आपकी यही जो समय था, इस समय जो भारत में जो है आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिल रही थी। न्यू मशीन्स का जो है डेवलपमेंट हो चुका था, आप कह सकते हैं इन्वेंट हो चुके थे, तो इनको जो है इन न्यू मशीन्स के द्वारा जो हैंडीक्राफ्ट जो बनाए जाते तो बहुत ही चीप रेट पे बनाए जा रहे थे एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते। ये भी एक वजह थी कि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी उनका जो डिमांड था मार्केट में जो है कम होते हुए आपको देखने को मिलेगा, विच लीड टू द डाउनफॉल इन द डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट टू। ऑलरेडी दे वर अनएबल टू सेल इंडियन गुड्स इन ब्रिटेन बिकॉज ऑफ द हाई टैरिफ्स। एक चीज तो आप लोग को पता है कि क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ज्यादा टैक्स इंपोज कर दिया गया था, इस वजह से भी जो है हमारे इंडियन गुड्स की डिमांड ऑलरेडी कम हो गई थी एंड ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है जो चीप क्वालिटी एंड गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल थे ब्रिटेन के मार्केट में, ये भी एक वजह बन गई थी कि हमारे जो है गुड्स जो है उनकी डिमांड जो है लगातार जो है कम होती गई। ऑल दिस लेड टू द यूज ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये चीजें आप लोग को देखने को मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस इस्तेमरारी सेटलमेंट। ए, वेलेस्ली, बी, वॉरेन हास्टिंग्स, सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी दिया हुआ है बच्चों लॉर्ड डफरिन। देखिए ये जो इस्तेमरारी सेटलमेंट की हम बात करें इसे ही हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, मालगुजारी सेटलमेंट भी हम इसे कहते हैं, और जागीरदारी सेटलमेंट या फिर बिस्वेदारी सेटलमेंट भी इसे ही कहा जाता है। तो देखिए 1793 की हम बात कर रहे थे, इस इस्तेमरारी सेटलमेंट या फिर परमानेंट सेटलमेंट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, नाम आप लोग को बताना है। मैंने बता दिया कि इसे हम किस और नाम से जानते हैं, और 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 19% पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। कहां कहां पे हम लोगों ने देखा था बच्चों, किन किन जगह पे इस लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बच्चों इसका सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और कौन से जो है ईयर में, 1793 में बच्चों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। द परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसे जो है हम क्या क्या किस और नाम से जानते हैं, इस्तेमरारी सेटलमेंट, देन जागीरदारी, मालगुजारी, बिस्वेदारी एक्सेट्रा। और ये भी हम लोगों ने देखा था 19% पार्ट ऑफ द इंडिया पे जो है इस परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सभी पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए, लॉर्ड हास्टिंग,
बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी दिया हुआ लॉर्ड कर्जन एंड डी दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मिसप्रिंट हो गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक लिखा। अब आप ये चीज देख सकते हैं कि यूपीएससी में 2010 यूपी पीसीएस 2010 यूपी पीसीएस प्री 2007 यूपी पीसीएस मेंस 2005 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 1793 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसे हम किस और नाम से जानते हैं बच्चों? इस्तेमरारी, देन जागीरदारी, देन मालगुजारी एंड बिस्पेदारी सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट ऑप्शन B1। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट 1793 इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे हम जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाली लैंडलॉर्ड्स टू फिक्स रेवेन्यूज टू बी रेज फ्रॉम द लैंड। और इसे जो हम इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एंड बिस्वेदारी सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब तो आप लोग को परमानेंट सेटलमेंट के बारे में इतना कुछ पता चल गया कि आप मेंस में भी जो इसके बारे में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद, अब ये हम लोगों ने देख लिया था किसके साथ किया जाता है, जमींदार के साथ, लैंडलॉर्ड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। मीन्स ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। सभी क्वेश्चन जो है, सभी एक्सप्लेनेशंस जो है हम लोगों ने घटना चक्र से लिया है। लैंडलॉर्ड, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस अ परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो इसके बारे में जो है अब आप लोगों को दोबारा जो है बताने की जरूरत नहीं है मुझे, उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को याद होगी। 4 ऑप्शन दिया हुआ, लॉर्ड जॉनसोर, बी दिया लॉर्ड क्लाइव, सी दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड डी दिया लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ध्यान रखिएगा आप लोग 1793 में। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट किससे किया जा रहा था? वाज मेड विद लैंडलॉर्ड्स। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। अब ये देखिए, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, इसके भी बारे में मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं या फिर आप लोग को समय देने की जरूरत नहीं है। सीधा आंसर क्या है? डी, 1793 में जो है इस परमानेंट सेटलमेंट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लगातार हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। डी जो है हमारा करेक्ट आंसर था, D1 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जो ये देखिए यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे समय देने की कोशिश करूंगी। Under the permanent settlement 1793, the zamindars were required to issue pattas to the farmer, which were not issued by many of the zamindars. The reason was, अब देखिए रीजन पूछ रहा है कि कौन कौन से वो कारण है कि जिसकी वजह से जो है बहुत सारे फार्मर्स को जो जमींदार के द्वारा जो है पट्टा नहीं इशू किया गया था। ए, द जमींदार्स वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स। बी, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार्स। Then C, it was the responsibility of the British government. D, the farmers were not interested in getting pattas. तो देखिए यूपीएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ इस स्टेटमेंट फॉर्म में, जो बेसिकली एक चीज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस वाले पार्ट से यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में लगातार पूछे गए हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सही जवाब है बी, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार। तो ध्यान रखिएगा आपको कि अंडर परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, यहाँ पे जो है जमींदार को जो एक्चुअली इशू करना था पट्टा सभी फार्मर्स को, बट सभी फार्मर्स को इन्होंने पट्टा नहीं इशू किया। क्यों? क्योंकि जो है इनके ऊपर कोई भी जो है चेक करने वाला नहीं था। आप कह सकते चेक एंड बैलेंस नहीं था कि जमींदार ने इशू किया है या नहीं किया है। Explanation देखते हैं। The reason for not issuing pattas by many zamindars was that there were no official check on zamindars in permanent settlement of 1793. They were only required to give। देखिए ये चीज तो हम लोगों ने देखा कि 10/11 पार्ट जो है इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था और 1/11 पार्ट जो है इन जमींदार को अपने पास रखना था फॉर द ड्यूटीज। They were only required to give 10/11 part, means 89% part of the revenue collection to the official। and अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं 11% पार्ट, 11% जो है ये अपने पास रखने के, इनको अपने पास रखना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, ये जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। Which one of the following is correct about the permanent settlement introduced in the Bihar?
ए जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओनरशिप ऑफ लैंड, बी दिया हुआ है द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार, एंड सी दिया हुआ लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, एंड डी दिया हुआ बच्चों एबोलिशन ऑफ जमींदारी। तो देखिए इसका सही आंसर है, असल में क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन बिहार। तो सी वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ आपके सामने लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। In Bihar, the permanent settlement system ensured a fixed amount of revenue for the company. चलिए बच्चों, आज का जो है हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है हम पार्ट 6 में कवर करेंगे। एंड क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल घटना चक्र के सभी टॉपिक्स को जो है हम कवर कर ले, सो दैट आपके एग्जाम में जो कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट घटना चक्र यू विल फाइंड कि जो है मैक्सिमम पार्ट 40 to 50% पार्ट जो है सभी चैप्टर्स के आप लोगों के कंप्लीट हो गए। आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच एंड all the very best wishes for your coming exam. Thank you so much once again.